हम देखने जा रहे हैं इसका लेक्चर 4 रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में मैं मेनली कवर करूंगा आज शिफ्टिंग के प्रॉब्लम और ग्लास स्लैब का कॉम्बिनेशन स्फेरिकल मिरर के साथ। फिर देखते हैं प्लेन मिरर के साथ भी हम इसी लेक्चर में, नहीं तो अगले लास्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्लास स्लैब में दो कंसेप्ट आते हैं, जैसा मैंने बताया अभी शिफ्टिंग का। एक आता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने अलग से रखा है, वो नेक्स्ट लेक्चर है, उसको हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, तो ग्लास स्लैब के अंदर सबसे पहली चीज आती है शिफ्टिंग। अब ये क्या चीज़ है और ये कैसे यहाँ पर होल्ड करती है, तो उसके बारे में सुनो। तो इसके लिए पहले हम बेसिक रे डायग्राम को एक बार समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब होगा क्या, तो पहले हम लोग रे डायग्राम लेके चलते हैं। तो ये गई इंसिडेंट रे, ये ट्रैवल कर रही है एयर के अंदर, ये यहाँ पर टकराई। तो आप जानते ही हो हम लोग बनाएंगे हम नॉर्मल। तो पहले वेरीफाई कर लो कहाँ से कहाँ जा रही है। तो एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर। तो ये रे मुड़ गई टुवर्ड्स नॉर्मल, कुछ ऐसे, ठीक है। अब वापस नॉर्मल बनाई, अब रे दोबारा से डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये रे फाइनली इधर बाहर निकली। अब पहला काम स्नेल्स लॉ लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये मीडियम एयर है, यहाँ का एंगल हमने ले लिया आई, इस एंगल का नाम मैंने ले लिया आर, ये एंगल भी आर, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, नाम इसका मैंने ई कर दिया। मीडियम इधर का मैंने एयर कर दिया। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्टार्टिंग लेते हैं। तो 1 sin i इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर इज इक्वल्स टू 1 sin e। तो यहां से क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों मीडियम एक जैसे होने पर, यानी इंसिडेंट और इमर्जेंट का मीडियम एक जैसा होने पर एंगल आई और एंगल ई आपस में बराबर है। तो ये ध्यान देना, इंसिडेंस और इमर्जेंस के एंगल सिर्फ तब बराबर मिलेंगे जब दोनों तरफ का मीडियम सेम है। अगर अलग अलग है तो ये बराबर नहीं होंगे। अब आगे सुनो। अब इस जगह खड़े हुए ऑब्जर्वर ने ये वाली रे इंटरसेप्ट करी, तो ये वाली रे इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करी। इस रे को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो पीछे जाकर के ये इस जगह पर टकराएगी। ओके, ऐसा एक और रे ले लेते हैं। तो सिमिलर मैनर में एक रे मैंने नीचे की तरफ ले ली, ये भी गई टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ से निकली अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, पकड़ के पीछे मिलाया। तो यहाँ रखे हुए इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां नहीं दिखाई देगी जहां पर ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। तो हुआ क्या, इस ग्लास स्लैब ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया और इस डिस्टेंस का नाम मैं एस कर दे रहा हूँ। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी ग्लास स्लैब के सामने हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इधर से झांक करके देखेंगे तो वो वहां नहीं दिखेगा जहां होगा, वो थोड़ा सा पास दिखाई देगा। अब ये शिफ्टिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो अभी मैं बता दूंगा, बट पहले एक IIT का क्वेश्चन दिखाऊं। वो क्वेश्चन ही है, कहता है अगर इंसिडेंट रेस के बीच का एंगल अल्फा है तो इन इमर्जेंट रेस के बीच का एंगल बता दो। तो भी ये दोनों रेस पैरेलल है क्योंकि दोनों तरफ के मीडियम सेम है, तो जितना ये एंगल हो गया उतना ही ये एंगल हो गया। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं, अगर मीडियम ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर सेम, then they are parallel to each other। और इसका कंक्लूजन ये रहा कि दोनों के बीच का एंगल, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे, और दोनों एंगल अब हमारे बराबर हो जाएंगे और इनका वैल्यू अल्फा। तो IIT के ऑब्जेक्ट में दिया गया था कि एंगल अल्फा, तो पता करो ये कितना होगा, तो अब आपको पता ही चल गया कि वो अल्फा हो गया। तो अब कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी ग्लास स्लैब के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा और हम दूसरी तरफ से देख रहे होंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें कुछ आगे शिफ्टेड मिलेगा। अब बार बार मैं आगे बोलूं तो ये भी अच्छा नहीं लगता, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, यानी ये शिफ्टिंग उस तरफ हो रही है जिधर रे ट्रैवल कर रही है। तो गौर करो, ये रे लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है और शिफ्टिंग भी लेफ्ट टू राइट की तरफ हुई है। तो ये बोलना ज्यादा अच्छा है कि शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में रे ट्रैवल कर रही होती है। तो मैंने इस पेज पे दूसरा कंक्लूजन लिखता हूं। तो कंक्लूजन का सेकंड पार्ट ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट के पाथ में एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं
शिफ्ट करता है इन द डायरेक्शन इन विच ray is traveling, and this shifting is given by t times 1 minus 1 by mu, जहां पर t हो गई हमारे ग्लास स्लैब की थिकनेस एंड mu हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अच्छा, ये बात अभी जो हमने वेरीफाई करी है ये हमने रियल ऑब्जेक्ट के लिए करी है। तो ये था रियल ऑब्जेक्ट जिसकी हमने जो इमेज बनाई है वो वर्चुअल बनाई है, और ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। आप ऐसे भी बोल सकते हो पास शिफ्ट हो गई, ठीक है ना, टुवर्ड्स ग्लास स्लैब शिफ्ट हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो थर्ड पार्ट आता है इसका कि इफ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड between the path of converging rays। तो अब ग्लास स्लैब को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कन्वर्जिंग रेस के पाथ में। तो इससे क्या होता है, तो पहले कन्वर्जिंग रेस समझो। तो ये रे आ रही थी इस तरीके से जिनको आगे जाकर के एक पॉइंट पर कन्वर्ज होना था, बट बीच में हमने किसको लगा दिया, एक ग्लास स्लैब को। अब क्या होगा, ये ग्लास स्लैब इनको आगे कन्वर्ज होने नहीं देगा। तो जहां ये कन्वर्ज होना चाहती हैं, तो जिस जगह ये कन्वर्ज हो रही थी इस ग्लास स्लैब के लगने से पहले, ये जगह अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अब फिर से वही कि ये यहाँ पर बीच में क्या करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो चलो देखते हैं। तो फिलहाल ये जो रेज आ रही हैं रेयरर मीडियम से आ रही हैं, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ की तरफ मुड़ेगी। तो अब आप रे को टुवर्ड्स नॉर्मल मोड़ो, ये टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल, सिमिलरली टुवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हुआ क्या, इसने इसके ऑब्जेक्ट की इमेज को फिर से उठा करके शिफ्ट करा दिया। कहाँ शिफ्ट कराया, तो दो तरीके से बोल सकते हो। एक तो अवे शिफ्ट कराया, या ये बोलो जिस डायरेक्शन में रे चल रही थी उधर शिफ्ट कराया। रे कहाँ जा रही थी, लेफ्ट से राइट, तो शिफ्टिंग भी लेफ्ट से राइट की तरफ। अगेन इस शिफ्टिंग का फॉर्मूला फिर से वही t1 - 1 by mu। तो कुल मिलाकर के कन्वर्जिंग रेस को ये थोड़ा आगे शिफ्ट करा देता है या उस तरफ शिफ्ट कराता है जिस तरफ रे ट्रैवल कर रही होती है, और अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है तो पास शिफ्ट कराता है। तो कुल मिला के ग्लास स्लैब का एक ही काम है कि भैया आओ और शिफ्ट करा दो, और शिफ्टिंग का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है t1 - 1 by mu। पॉइंट समझ आ गया। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग पहले सवाल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ये रहा, कहता है ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को रखा गया था एट सम डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस था 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वही एज यूजुअल 3/2। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं। आप अपना वो ब्रह्मास्त्र भी लगा सकते हो, अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बट क्यों खराब करें, इसको शिफ्टिंग से ही कर लो, बहुत आसान रहेगा। हाँ, इधर का मीडियम कुछ और, इधर का मीडियम कुछ और हो, तो आप अपना ब्रह्मास्त्र भी लगा सकते हो, ठीक है ना, x/mu वाला तरीका भी लगा सकते हो, आंसर उससे भी बिल्कुल वही मिलेगा। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें ये बताना है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। तो ये ग्लास स्लैब का फर्स्ट सरफेस है एंड ये गिवन है क्वेश्चन में, ये सेकंड सरफेस है। तो खत्म करते हैं, ये तो आसान सा ही तो मैं इसलिए करा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूला लगाने की। अच्छा, पहला काम ग्लास स्लैब क्या करेगा भैया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करा देगा। कहाँ की तरफ, अब ऑब्जेक्ट रियल है, रे जा रही है लेफ्ट से राइट, तो ये भी लेफ्ट से राइट यानी पास में शिफ्ट करा देगा। तो पहला काम है शिफ्टिंग निकाल लो। तो सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में हम शिफ्टिंग कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हो गया t1 - 1 by mu। टी का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 1 - 1 by mu हो गया 3/2। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 1 सेंटीमीटर। तो कंक्लूजन रहा कि इस ग्लास स्लैब से जब हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे तो इसकी इमेज थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगी, और ये शिफ्टिंग का जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, इस शिफ्टिंग का वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। तो अब अगर आप इसका डिस्टेंस इस सरफेस से निकालोगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 10 - 1, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर। पॉइंट समझ आया। तो ग्लास स्लैब का सिर्फ एक ही काम है, जो चीज़ आए उसे उठा करके शिफ्ट करा दो किस डायरेक्शन में, जिधर तरफ रे ट्रैवल कर रही है। तो चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक और बेसिक सा प्रॉब्लम ये रहा, ये ग्लास स्लैब है, कैसी रेज आ रही है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो ये रेज जो आ रही हैं ये है कन्वर्जिंग रेज, जिनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर था। यहाँ से वही सेम डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ले लो। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब 8 सेंटीमीटर है,
म्यू का वैल्यू मैं इसका चेंज कर रहा हूँ 4/3। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड आउट म्यू पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फ्रॉम सेकंड सरफेस। तो अब हमें सेकंड सरफेस से नए पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से रे इधर गई और इसकी इमेज इधर बनी, यहाँ से रे इधर गई और इसकी इमेज इधर बनी, कुल मिलाकर के इसने इसको शिफ्ट करा दिया उसी तरफ जिधर रे ट्रैवल कर रही है। तो पहला काम आप शिफ्टिंग कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला T1 - 1 बाई म्यू। टी का वैल्यू हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। 1 - 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू आप करोगे तो ये बन जाएगा 3/4। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस ग्लास स्लैब ने इसको 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट करा दिया। तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास सेकंड सरफेस से न्यू पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का 10 + s। 10 तो जैसा है वैसे ही रहने दो, शिफ्टिंग का वैल्यू हो गया 2, तो फाइनल आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आसान सा है, आपको आराम से समझ आ गया होगा। इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बट अब जो प्रॉब्लम है वो अच्छा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे करना हम ध्यान से सुनना। देखो, अब ग्लास स्लैब प्लस स्फेरिकल मिरर, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। और ये काफ़ी अच्छा, मैं इसका आपको रास्ता देता हूँ, बड़ा बढ़िया सा सवाल है। आप सब ये आपको एससी वर्मा में मिल जाएगा इसका प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये एम्स लेवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसेप्ट है जो अब आप देखने जा रहे हो। तो ग्लास स्लैब एंड स्फेरिकल मिरर का कॉम्बिनेशन है बेस्ट पार्ट। अब सिचुएशन ऐसी थी, पहले हम जनरलाइज देखेंगे, ठीक है ना, फिर प्रॉब्लम बनाएंगे। एक स्फेरिकल मिरर था जिससे कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। डिस्टेंस मैं बिफोर द टाइमिंग डी कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इसके रास्ते में एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये मैं डी को यहाँ से हटा रहा हूँ। तो हम एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल हमारा था उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी दे रखा था। ओके, अब करना क्या, हमें बतानी है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज और हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। अब होगा क्या, वो बात ध्यान से सुनना। पहले रे ग्लास स्लैब को पार करके जाएगी तो वो शिफ्ट हो जाएगी। वो जो शिफ्टेड चीज़ है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मिरर अपनी इमेज बनाएगा, उसको ये ग्लास स्लैब फिर शिफ्ट करा के हमें दिखाएगा। तो प्रोसेस लंबा है। ग्लास स्लैब का रोल 2 जगह पर है, आते वक्त भी जाते वक्त भी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो देखना अब आप। तो पहली स्टेप शिफ्टिंग बाय ग्लास स्लैब। फिर मैं इसको एक बिल्कुल कंप्रेस कर दूंगा, सिंगल लाइन के अंदर इसका सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा। तो पहली स्टेप है शिफ्टिंग बाय स्लैब। ओके, आप समझ से जाना बच्चों। शिफ्टिंग बाय स्लैब का मतलब ये है कि जो रे इस ऑब्जेक्ट से जा रही है वो हमारे मिरर के लिए तो इंसिडेंट रे बनी नहीं पाएगी क्योंकि उसको खा जाएगा ये बीच में ग्लास स्लैब। अब ये जो रे जाकर के टकरा रही है, जो कि कहाँ से उठ करके आ रही है, I1 से, ये हमारे मिरर के लिए किसका काम कर रही है, इंसिडेंट रेस का। तो शिफ्टिंग बाय ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब ने सबसे पहले O को शिफ्ट कराया I1 पर। तो O से ग्लास स्लैब ने I1 बनाया और ये हमने शिफ्टिंग से निकाल दिया T1 - 1 बाई म्यू। तो हमेशा पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम उठा के शिफ्टिंग मार देंगे और I1 बना देंगे। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, नाउ दिस I1 will act as an object for spherical mirror। तो अब ये जो I1 है ये इस स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो डायग्राम ये रहा। तो ये I1 जो कि शिफ्ट होकर के आया है, कितना डिस्टेंस आगे S। अब जो इसका डिस्टेंस बचा है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया D - S। तो I1 हमारे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और हम इसकी इमेज बनाएंगे। नाम उस इमेज का हो गया I2। डिस्टेंस इस इमेज का मैंने समथिंग अराउंड V कर दिया। तो चलते हैं आगे। तो स्टेप 2, नाउ दिस I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल मिरर। तो अब I1 स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और आपने इसकी इमेज I2 बना दी जिसका डिस्टेंस आपने V निकालना है। इस V को निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला UF/U - F लगा देंगे। पॉइंट मेरा समझ आया। अभी इसको हम फ्लो चार्ट में क्लियर करेंगे। अब क्या होगा, तो एक बार पहले वापस से रिवाइज करो। तो पहले ग्लास स्लैब ने से आगे शिफ्ट कराया, ये चीज़ मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करी, मिरर ने इसकी इमेज बना दी I2। अब ये I2 हमें अभी भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि I2 वाली रे हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। I2 तो यहाँ तक बना है। अब I2 से फिर जो रे इसको क्रॉस करेगी वो हमें दिखाई देगी। तो अब थर्ड स्टेज इसकी आती है।
स्टेप 3, नाउ I2 will act as an object for glass slab. तो अब वापस से ये जो I2 आया जो हमारे मिरर से V के डिस्टेंस पर आया, दिस I2 will act as an object for spherical क्या ग्लास स्लैब। तो अब क्या होगा, अब फिर से वही I2 से आने वाली रेज ये बेचारी फिर ग्लास स्लैब से इंटरसेप्ट होगी और अब जो बना वो बना I3, कितना आगे बना, S डिस्टेंस आगे बना। तो अब हमें जो रे दिखाई देगी ये रे इस I के द्वारा इंटरसेप्टेड होगी, ठीक है ना। तो इंटरसेप्टेड, इसको और क्लियर करके लिख देता हूं। तो अब अगर आप रे डायग्राम देखोगे इसका, ये इधर गया एंड ये इधर गया और पीछे एक्सटेंड करके I3 बन गया। तो दीज रेज आर इंटरसेप्टेड बाय I। तो ये वाली रेस को इंटरसेप्ट किया इस ह्यूमन आई ने। तो यानी इस पर्सन को I2 भी नहीं दिखा, I3 दिखा जो कि और S डिस्टेंस आगे चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब वापस से ये I2 स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और स्लैब का तो बच्चों एक ही काम होता है। अब जो फाइनल इमेज बनाई ये शिफ्ट करके बना दी और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, V नहीं आया, फाइनल आंसर इस इमेज डिस्टेंस का आया V+S। तो फाइनल इमेज का दूरी ये आ गया डिस्टेंस V+S। तो अब ओवरऑल हम लोग यहाँ पर काम करते, देखा ना कितना लंबा लग रहा है कि ये इस तरीके का सवाल कैसे करेंगे। तो अब इसको एक लाइन के अंदर खत्म करना सिखाऊंगा। तो सुनो, तो फाइनली स्ट्रक्चर ये था हमारे प्रॉब्लम का, ये अब मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल प्रॉब्लम था। तो O ग्लास स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और इसने बना दिया I1। इसका डिस्टेंस था मिरर से D, इसका डिस्टेंस जो बचा I1 का वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, तो O आगे शिफ्ट हो गया, तो D-S। तो अब जो इसने शिफ्ट कराया I1 बनाया, S डिस्टेंस शिफ्ट करा के ये बचा D-S पर। ये हमारे मिरर के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम मिरर को लेते हैं। तो अब आया स्फेरिकल मिरर जिसका फोकल लेंथ F है और ये D-S मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और मिरर ने इमेज बनाई I2 की V डिस्टेंस पर। फॉर्मूला UF/U-F, जिसको फिर इंटरसेप्ट होके जाना पड़ा स्लैब से और स्लैब ने इसको फिर से इसी तरफ शिफ्ट करा दिया, सेम डायरेक्शन में शिफ्ट करा दिया और I3 बना दिया एट डिस्टेंस V+S। तो एक बार फिर से समझो, तो पहले लेफ्ट से राइट जा रही थी रे, तो इसने शिफ्ट आगे कराया, अगला डिस्टेंस कम हो गया D-S। इसने इमेज बना दी V की, अब रे जा रही है राइट से लेफ्ट, तो इसने शिफ्टिंग राइट से लेफ्ट करा दी, तो फाइनल इमेज V नहीं आई, V+S आ गई। ये पहले पॉइंट आप क्लियर कर लो अच्छी तरीके से और इसको आप मेन डायग्राम में ऑब्जर्व भी कर लो। तो जो रे अब जा रही है राइट से लेफ्ट जा रही है, इसलिए शिफ्टिंग जो हुई इस तरफ हुई और आंसर V-S नहीं V+S। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त शिफ्टिंग सब्ट्रैक्ट हो गई, राइट से लेफ्ट जाते वक्त वही चीज उसमें ऐड हो गई। तो अब इस पे प्रॉब्लम की बड़ी जरूरत है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस ग्लास स्लैब का अब प्रॉब्लम ये रहा, कहता है ये एक स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट इससे 21 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था और हमने एक ग्लास स्लैब लगा दिया जिसका थिकनेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर, म्यू का वैल्यू हमारे पास 3/2। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो चलो स्टार्टिंग लेते हैं। देखो अब स्टार्ट करने से पहले शिफ्ट निकाल लो क्योंकि बिना इसके आगे बढ़ना बेकार है। तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगाओ T1-1/μ और वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू होगी T अपने पास हो गया 3, 1 - 2/3 यानी आंसर आ गया 1। अब शुरू करो प्रॉब्लम। तो इसने इसको आगे शिफ्ट कराया, तो स्टेप नंबर 1, तो ग्लास स्लैब ने इस ऑब्जेक्ट को जिसका डिस्टेंस दे रखा था 21 थोड़ा सा आगे शिफ्ट कराया और बना दिया I1। तो अब I1 का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया D-S और वैल्यू होगी 21 - 1 यानी 20 सेंटीमीटर। अब स्टेप 2 पर आओ। अब स्टेप 2 में ये जो I1 है
ये हमारे इसके लिए मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसका डिस्टेंस हो गया 20, फोकल लेंथ हो गई 50। तो हम निकालेंगे v का वैल्यू, और v का वैल्यू निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे UF/U - F। u की जगह -20 इंटू -50 -20 प्लस 50, सिंप्लीफाई करोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी जो माइनस साइन क्या लेफ्ट साइड की तरफ इमेज बन रही है, तो इसने अपनी इमेज 60 सेंटीमीटर पर बनाई। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 पर। तो इस स्फेरिकल मिरर ने, जिसके लिए I1 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कर रहा था, इसने इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बना दी I2, जो कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब स्टेप 3 है, ये I2 फिर से ग्लास स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ग्लास स्लैब इसको फिर शिफ्ट करा देगा। अच्छा, अब कई बच्चों के मन में आता है ग्लास स्लैब तो पहले है, तो क्या फर्क पड़ गया, राइट से लेफ्ट जाते हुए रे को या आगे ही शिफ्ट कराएगा, तो आंसर V+S ही रहेगा। वो चाहे इमेज पहले बन जाए या वो इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करे, तो दोनों ही सर्कमस्टेंसेज में आंसर शिफ्टिंग का आगे की तरफ आएगा, क्योंकि रे में शिफ्टिंग उसी तरफ होती है जिस डायरेक्शन में रे चल रही होती है। तो अब जो रे जा रही है राइट से लेफ्ट जा रही है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो भी आगे शिफ्टिंग, और ऑब्जेक्ट अगर कन्वर्जिंग रे बन गया तो भी आगे की तरफ शिफ्टिंग होगी। यानी कुल मिलाकर के S3 यानी फाइनल इमेज का आंसर एनी हाउ हमारा V+S है। V हम निकाल चुके हो गया 60, S हमने निकाल लिया था 1 यानी 61 सेंटीमीटर। तो अब आई थिंक समझ आ गया होगा कि लेंथी प्रॉब्लम को कैसे करके हमें कंट्रोल करना होता है। इसी तरीके के और बहुत सारे प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो। एक और मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसी वर्जन का प्रॉब्लम हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब एंड प्लेन मिरर। अब ग्लास स्लैब और प्लेन मिरर का जो कंसेप्ट है, ये भी बड़ा शानदार कंसेप्ट है। प्रॉब्लम देखो, ये रहा ग्लास स्लैब और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये लगा दिया हमने प्लेन मिरर। अब आप स्टेप बाय स्टेप शुरू हो जाओ। थिकनेस स्लैब की T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये डिस्टेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट का यहाँ से दे रखा था D। ओके, अब हमें फाइनल इमेज बनानी है, ठीक है ना। आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करो। तो पहले रे जा रही है लेफ्ट से राइट, तो शिफ्टिंग आगे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस O की इमेज को शिफ्ट करा दो आगे, और S डिस्टेंस है। तो O से आपने I1 बनाया, और ये I1 अब हमारे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। O का डिस्टेंस था D, तो डिस्टेंस ऑफ I1 हमारे पास बचा D-S। अब दूसरी स्टेप, I1 हमारे प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका डिस्टेंस हमने निकाल लिया, D-S हो गया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया D-S। अब प्लेन मिरर का तो एक ही काम है कि जो सामने हो उसकी इमेज उठा के पीछे बना दो। तो प्लेन मिरर ने इसकी इमेज I2 बनाई एट डिस्टेंस D-S, जिसको अगर मैं यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ऐसे करूँगा। तो प्लेन मिरर ने यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया रे को, और इसकी इमेज यहाँ पर बना दी I2 एट डिस्टेंस D-S। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वही इसका इमेज डिस्टेंस हो गया। मैं इसको थोड़ा राइट साइड लिखूँ, नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगी और आप बाद में समझ नहीं पाओगे। तो प्लेन मिरर ने क्या किया, आने वाली इंसिडेंट रेज को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराया, और मैं इसको थोड़ा सा तो रिफ्लेक्ट इस तरीके से कराया, और यहाँ पर समथिंग अराउंड I2 की इमेज बना दी, और इसका डिस्टेंस हो गया जो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, दैट मींस D-S। तो अब स्टेप नंबर 2 में इधर लिख ले रहा हूँ। तो स्टेप 2 में इस प्लेन मिरर ने I1 की एक इमेज बनाई। I1 था D-S डिस्टेंस पर, और इसकी इमेज पीछे बनाई, वर्चुअल इमेज बनाई D-S डिस्टेंस पर। अब ये I2 इस स्लैब के लिए फिर से ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये स्लैब फिर इसको शिफ्ट करा देगा। तो अब जो थर्ड स्टेप आई, फाइनल शिफ्टिंग बाय स्लैब। अब ये स्लैब कहाँ की तरफ शिफ्ट कराएगा, तो इसकी शिफ्टिंग रे कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है, राइट से लेफ्ट। तो अब जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी शिफ्टिंग और आगे की तरफ हो जाएगी। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, येलो। तो ये गई रे टुवर्ड्स नॉर्मल, ये निकली अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यहाँ पर समथिंग अराउंड I3 की इमेज बनी, जो कि फिर आगे शिफ्ट करेगी S डिस्टेंस से, ठीक है। तो अब फाइनल इमेज का डिस्टेंस अगर आप लिखोगे तो ये D-S हो जाएगा, यानी D-2S हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो इतना लंबा प्रोसेस है
तो करते करते हालत खराब हो जाती है इस चीज़ को। इसलिए इसका एक शॉर्टकट भी है, तो अब मैं शॉर्टकट आपको दिखाता हूँ। तो ये था पूरा फुल फ्लैश प्रोसेस, एक बार फिर रिवाइज करो। ऑब्जेक्ट को इसने पहले I1 पर शिफ्ट कराया, किसने, ग्लास स्लैब पर। I1 की इसने उठा के इमेज बना दी, कितने डिस्टेंस पर, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। फिर ये I2 फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर गया और इसने उठा के फिर से शिफ्ट करा दिया। तो फाइनल इमेज का आंसर आ गया D माइनस एस, दैट मीन्स D माइनस 2s। अब शॉर्टकट देखो, इस शॉर्टकट का यूज आप प्लेन मिरर में ही कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो शॉर्टकट मेरा ये है कि अगर आप एक लाइन में रिजल्ट निकालना चाहते हो बिना कोई खास मेहनत करे तो भी हम इसे कर सकते हैं। और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में प्रॉब्लम खत्म करा देगा। शॉर्टकट मेरा ये है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यूज करो, जो सामने है एज इट इज पीछे बना दो। तो अप्लाई कंसेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। एंड लोकेट ऑल थिंग्स बिहाइंड द मिरर। तो जो जो चीजें सामने है एज इट इज उठा करके पीछे बना दो। तो मैं अब प्लेन मिरर को यहां से एलिमिनेट करवा रहा हूं और उसकी जगह में एक डॉटेड लाइन लगा दूंगा जो कि ये इंडिकेट करेगी कि भाई यहां पर एक प्लेन मिरर था। तो ये प्लेन मिरर था। अब जो सामने है उसको एज इट इज पीछे की तरफ ट्रेस कर दो। देखना अब क्या क्या कैसे कैसे गिवन था। स्लैब की थिकनेस T थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। इस स्लैब की थिकनेस भी T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ध्यान देते रहना, इसमें परेशान मत होना, ठीक है ना। एक लाइन में आएगा बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। डिस्टेंस D था, तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास D हो गया। अब सिचुएशन ये हम यहां से देख रहे हैं, तो सिचुएशन ये रही, हम यहां से देख रहे हैं प्लेन मिरर को हम B से हटा चुके, उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, जो सामने है वो एज इट इज पीछे बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे रास्ते में दो स्लैब आ रहे हैं। पॉइंट समझ आया। तो ये ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेस को ये ग्लास स्लैब दो बार शिफ्ट कराएगा, ठीक है। एक बार तो ये और एक बार ये। तो यानी जो फाइनल इमेज मिलेगी वो हमें आगे शिफ्टेड मिलेगी और इस शिफ्टिंग की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2s हो जाएगी। तो अब अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से तो टोटल था D, 2s शिफ्ट हो गया, बचा D माइनस 2s। क्या हुआ, झटका लगा, देखो आ गया ना एक बार में फिर से। तो ये था इसका शॉर्टकट, फिर से सुन लो। जो सामने है एज इट इज पीछे बना दो। अब मिरर खत्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ हमें दो बार शिफ्ट कर देना। शिफ्टिंग का फॉर्मूला हमने लगाया और D माइनस 2s इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखना अब प्रॉब्लम ये रहा, कहता है ये एक ग्लास स्लैब है, ये साथ में प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और म्यू का वैल्यू 3/2 है। चाहिए तो एक बार पहले आप ट्राई कर लो। और हम इसको यहाँ से देख रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल इमेज आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन इसका निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये रहा प्लेन मिरर, जो सामने था एज इट इज उठा करके पीछे बना दिया। थिकनेस दी थी मैंने 3, म्यू दिया था मैंने 3/2। एज इट इज स्लैब को पीछे लगा दिया, एज इट इज ऑब्जेक्ट को यहाँ लगा दिया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 22 सेंटीमीटर, थिकनेस वही सेम 3, म्यू वही 3/2। ओके, अब जब हम यहाँ से देखेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ स्लैब की वजह से शिफ्टिंग करानी है, तो ये जाने वाली रेस को आगे शिफ्ट करा देगा और शिफ्टिंग हो गई 2s इसलिए क्योंकि दो ग्लास स्लैब लगे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्टिंग निकाल लो। फॉर्मूला हो गया T1 माइनस 1/μ। T का वैल्यू हो गया 3, 1 माइनस 2/3, आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें चाहिए पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज हमारे पास आ गई। ये डिस्टेंस था 22 माइनस 2s हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये ज़्यादा बढ़िया या स्टेप बाय स्टेप चलना ज़्यादा बढ़िया? तो ये आपके कंपटीशन के लिए मैंने मेथड बनाया है जिससे आप लेंथी प्रॉब्लम को फटाफट से खत्म कर सकते हो। अब मैं एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से रखना। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये आपके AIPMT में ऐसा ऑलरेडी आ चुका है, IIT मेंस में भी आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिक मिरर। रो देते हैं अच्छे खासे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को करने में, ठीक है ना। अब आप हंसते हंसते करोगे। थिक मिरर किसको बोलते हैं? जो नॉर्मली हम घर में मिरर इस्तेमाल करते हैं। अब वो कोई कागज की तरह पतला तो होता नहीं, वो ग्लास का होता है ना। एक ग्लास की यूं करके लेयर होती है और उसके एक साइड को सिल्वर पेंट किया जाता है, तो उस मिरर को बोलते हैं हम थिक मिरर। थिक मिरर में
ये थिक मिरर, तो आपको अरे सर ये तो अभी भी था, बस थोड़ा सा इसमें आपने दूर लगाया था जी, तो मैंने अब इसको साथ में चिपका के लगा दिया। तो थिक मिरर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल। अब दोनों चीज़ें बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो पहले थिक मिरर में थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको दिखाता हूँ, तो सुनना। ये रहा ऑब्जेक्ट जो कि इस मिरर के सामने खड़ा हुआ है। क्या थ्योरी पूछी जाती है कि ये थिक मिरर में कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होगी, ठीक ना। ये प्लेन मिरर के अंदर बता देते हैं, पर समझ नहीं आता वहां पर, समझ आपको यहाँ अच्छा सा आ जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज पर हम काम कर रहे हैं, अब समझना। इंटेंसिटी ऑफ इमेज पर काम करने के लिए मैं एक एक करके रे डायग्राम उठा रहा हूं। ये रे चली, सरफेस पर टकराई, किसी भी ग्लास के सरफेस पर रे पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है। तो ये हुई रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आप ये मान करके चलो कि यहाँ पर 9% इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होती है, सिर्फ 9%, बाकी 91 अंदर चली जाती है। तो इसलिए कांच से जब भी हम देखते हैं लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रही है तो बहुत कम हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होता है, ओनली 9%। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 9% ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन पर जो फर्स्ट इमेज बनेगी I1, ये सिर्फ 9% ब्राइट होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी की जो इंटेंसिटी बची वो आगे चली गई, कितना, 91%। अब ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इस जगह पर तो कोई रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा क्योंकि कौन आ चुका, मिरर आ चुका, तो इसने सारी की सारी लाइट को इधर रिफ्लेक्ट करा दिया। अब जो इमेज बन रही है ये कहलाती है सेकंड इमेज, जिसकी इंटेंसिटी आ गई 91% और ये होती है मैक्सिमम ब्राइट। तो किसी भी थिक मिरर में इंटेंसिटी सेकंड इमेज की सबसे ज्यादा होती है, फर्स्ट वाली जो बनती है वो सिर्फ 9% ब्राइट बनती है। पॉइंट मेरा समझ आ गया। अब आगे देखोगे तो फिर इंटेंसिटी डिस्पर्स होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, तो आगे की इंटेंसिटी और कम मिलेगी, इसलिए हमें फायदा नहीं है उसे चेक करने का। तो अच्छी तरह स्कैन कर लो। पहली जो इमेज है सिर्फ 9% ब्राइट है, जबकि दूसरी इमेज मैक्सिमम ब्राइट है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक थिक मिरर में कौन सी इमेज मैक्सिमम ब्राइट होती है, तो आंसर है सेकंड इमेज। ये तो था कंसेप्चुअल, ठीक है ना, ये फैक्ट बेस हो गया प्रॉब्लम की। अगर आपको पता है तो आपने टिक मारा और आगे बढ़ गए। अब आते हैं न्यूमेरिकल। तो अब इसका न्यूमेरिकल सेक्शन वो ऐसा है। शॉर्टकट तो है भैया, वो तो आप जानते ही हो कि इसके अंदर शॉर्टकट मेरे पास क्या है, उठा के सामने जो भी होगा पटक देंगे पीछे, ठीक है ना, और हमारा प्रॉब्लम खत्म। तो थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये रहा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से डी दे रखा है। वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। कौन सी इमेज, फाइनल। अब यहाँ पर आपको सर फाइनल कौन सी थी, तो मैं आपको बताऊँ फाइनल I2 नहीं थी। हाँ सही सुना, फाइनल I2 नहीं थी। फाइनल इमेज जो थी वो अभी बनाई नहीं मैंने। फाइनल इमेज अगर आप देखोगे, ये फाइनल इमेज जो बनेगी वो इस तरीके से ये इधर डाइवर्ट हुई, ये I3 की जो इमेज कहलाएगी ये फाइनल इमेज, और इसकी इंटेंसिटी और कम होगी, तकरीबन 81% के आसपास होगी। तो हम जो इमेज की पोजीशन निकालने जा रहे हैं वो है फाइनल इमेज आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि मैक्सिमम ब्राइट नहीं है, जो कि सिर्फ 81% ब्राइट है। अच्छी तरह सुनना। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूं, नहीं तो फिर आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम जो इमेज देखते हैं वो मैक्सिमम ब्राइट नहीं होती, वो थर्ड इमेज होती है। तो वो थर्ड इमेज होती है। मैक्सिमम ब्राइट सेकंड इमेज होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमें तब दिखाई देती ना जब हम यहां पर अंदर लोकेटेड होते हैं और हम इस जाने वाली रे को इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं। पॉइंट समझ आया? तो हमें दिखती है थर्ड रे, क्योंकि हम इस जगह पर हैं और ये रे हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं जो कि I3 से आ रही है। तो हमें जो दिखती है वो मैक्सिमम ब्राइट नहीं होती, हमें दिखती है मैक्सिमम ब्राइट से कम ब्राइट। तो कितना कंफ्यूजन है देखो इसके अंदर, अच्छी तरीके से थ्योरी सेट कर लेना। मैक्सिमम ब्राइट होती है सेकंड, पर वो हमें नहीं दिखती, हमें दिखती है थर्ड इमेज, जो कि इस मैक्सिमम ब्राइट से कम इंटेंस होती है, जिसकी इंटेंसिटी 81% के आसपास होती है। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो न्यूमेरिकल ये रहा, इस थिक मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा और हम यहाँ से देख रहे हैं।
एंड वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो फाइनल यानी थर्ड इमेज की पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो शॉर्टकट, जो सामने है एज इट इज पीछे बना दो। तो सामने है ग्लास स्लैब, बीच में पार्टीशन यानी ये सिल्वर्ड सरफेस हो गया, और जो सामने था एज इट इज पीछे बना दिया। अब ऑब्जेक्ट इधर आ गया जिसको हम इधर से देख रहे हैं। तो आप बच्चों ये बताओ, अब सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट कराना है, कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ से डिस्टेंस d था, अब जो डिस्टेंस मिलेगा वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा? 2s। तो फाइनल इमेज का आंसर हमारा आ गया कहाँ से? जहाँ से सिल्वरिंग करी थी। तो फाइनल इमेज का आंसर आ गया d-2s। आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि कैसे एक लाइन में भी सवाल को किया जा सकता है, बढ़िया से बढ़िया सवाल। तो जैसे जैसे आप रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ोगे ना, और बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक्स आते चले जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन में मैंने कुछ ज़्यादा ही काम किया हुआ है क्योंकि नीट में भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसमें आपको कई अच्छे शॉर्टकट ट्रिक मिलेंगे। ओके, तो फाइनल इमेज आ गई d-2s। सवाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये रहा कि एक ग्लास स्लैब दे रखा है जिसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और इसके एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ये जानते हो कहाँ का प्रॉब्लम उठाया? IIT मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम उठाया है, ठीक है ना। अब आपको डर नहीं लगेगा, उड़ा देंगे हम इसको। कहते हैं यहाँ से जाके देखते हैं पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बताओ। तो चलो खत्म करते हैं। सबसे पहला काम अब तो याद हो गया होगा कि यार आंसर जो है वो होता है d-2s। अब d-2s कैसे लिखा जाएगा उस पर हम काम करते हैं। सबसे पहले मैंने उठा करके पीछे एज इट इज इसको ट्रेस कर दिया। तो मैं एक डायग्राम और ले लेता हूँ। ये था हमारा ग्लास स्लैब, ये थी उसकी सिल्वरिंग वाली लाइन, जो सामने था बैक में एज इट इज ले लिया। ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ये दूरी हो गया यहाँ से कितना दे रखा था? 12। ये दूरी हमें दे रखा था 3। ओके, अब हम इधर से झांक कर देख रहे हैं, ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। म्यू का वैल्यू हमारा 3/2। हमें इस सिल्वर्ड लाइन से इसका डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस हमारे पास d हो गया एंड d का वैल्यू हो गया 15। अब आपको करना क्या है? बस खाली शिफ्ट मार देना। कितना शिफ्ट? 2s है, तो पहले शिफ्टिंग कैलकुलेट कर लो। तो शिफ्ट अब कैलकुलेट क्या याद हो गई होगी यार आपको? तो t 1 - 1/μ। सिंप्लीफाई करोगे तो t की जगह थिकनेस आ गई 3, 1 - 2/3, जिसको सिंप्लीफाई करने पर 1 सेंटीमीटर आ गया। तो अब फाइनल इमेज का आंसर हो गया। तो फाइनल इमेज में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो गया d-2s। d की जगह आ गया 15 -2, 15 - 2 हमारे पास बचा 13। तो जो फाइनल इमेज बनेगी इस जगह से वो 13 सेंटीमीटर दूर पर बनेगी। तो आई थिंक अब बढ़िया से समझ आ जाना चाहिए। तो ग्लास स्लैब क्या करता है? शिफ्टिंग कराता है। ग्लास स्लैब का कॉनकेव मिरर के साथ कॉम्बिनेशन यूज़ किया, बट जो सामने था वो पीछे नहीं ला पाए क्योंकि कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर नहीं होता, वो UF/U-f से निकलता है। बट प्लेन मिरर में होता था तो वहाँ मैंने ट्रिक बना दी। अब हमारे पास बचा लास्ट कंसेप्ट, इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लीस्ट इंपॉर्टेंट है पर फिर भी करना है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं और लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो इसका लास्ट टॉपिक है उसको खत्म करते हैं। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट नीड के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट ठीक है लीस्ट इंपॉर्टेंट, फिर भी हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं। और इसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका ऐसा है जो आपको जानना चाहिए, नहीं तो सवाल आपका लग नहीं पाएगा। अब होता क्या पहले वो सुनो। लैटरल डिस्प्लेसमेंट में ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब के ऊपर ये रे ऑफ लाइट इधर इंसिडेंट हुई, मीडियम वही एयर लेते हुए चल रहे हैं, यहाँ का म्यू। अब हम थिकनेस पे काम कर चुके, शिफ्टिंग पे काम कर चुके। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये कौन सी नई चीज़ आई? देखो, एयर से ग्लास में जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई लाइट, और फिर वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ गई। ये दोबारा से एयर है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब इधर और इधर का मीडियम सेम होगा, यानी इंसिडेंट और इमरजेंट का मीडियम सेम होगा, तो ऐसे सिचुएशन में इंसिडेंट और इमरजेंट रे आपस में पैरेलल होगी। तो पहला पॉइंट, तो मैं हेडिंग डाल दूं पहले, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और देखना, तो इंसिडेंट और इमरजेंट आपस में पैरेलल होगी, ठीक है भाई, होगी। फिर जब आप इसको आगे यूं करके बढ़ाओगे बच्चों, तो फिर आपको दोनों की दोनों रेस कुछ दूरी पर दिखेंगी। तो ये दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, अब डेरिवेशन तो हम नहीं कर रहे, का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है हम उस पर काम कर रहे हैं। ये इंसिडेंस का एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्शन का एंगल हो गया। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है, तो ये टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड ही है और इसके अंदर हमें फॉर्मूले को मैनेज करके रिजल्ट निकालना है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है T sin I - R डिवाइडेड बाय cos R। ये होता है हमारे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब इसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी और वो ये है कि आपको इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा।
तो एक्सपैंड करोगे तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप लगाओगे तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मेन बात आती है कि प्रॉब्लम में क्या दिया होता है, क्या छुपाया गया होता है। देखो आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम में वो आई दे देगा, ठीक है ना, ये गिवन होगा, आपको म्यू गिवन होगा, आपको आर गिवन नहीं होगा। तो आपका पहला काम होगा आर निकालना। कैसे? एक ही तरीका स्नेल्स लॉ लगा के। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम में आपको आई और आर में से पहले आर निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। आपने आर निकाल लिया, अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉब्लम दिखाता हूँ, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यार इसमें करना क्या चाहिए था। तो जैसे एग्जाम्पल ये रहा, रे ऑफ लाइट यहां पर आकर के टकरा रही है, मीडियम मिरर का एयर है, एट सम एंगल 45 डिग्री, थिकनेस ग्लास स्लैब की 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो। अब ये कहता है कि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू √2 है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर रिजल्ट जो मैंने देना था वो मैंने दे दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले रे टुवर्ड्स गई, फिर अवे गई और इंसिडेंट और इमरजेंट आपस में पैरेलल हो गई, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहला काम हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो हमें स्टेप नंबर 1 हमारी यही रहेगी कि फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो लगाओ स्नेल्स लॉ। तो 1 sin 45 इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर। यहां से sin 45 हो गया 1/√2 एज वेल एज म्यू भी √2 है। तो साइन आर की वैल्यू बच्चों बड़ी आसान सी आ गई और साइन आर की वैल्यू आ गई 1/2, आर आ गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू हमें मिल गया 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 डिग्री पर रे रिफ्रैक्ट होकर के अंदर जा रही है। अब आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट का स्टेप 2 में फॉर्मूला लगा सकते हो, पर जैसे ही आप लगाओगे आप एक जगह अटक जाओगे। देखना डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हो गया टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। अब क्या है, आई हमें 45 पता है, आर हमने 30 निकाल लिया, पर जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे 45 माइनस 30 करेंगे 15 डिग्री आएगा। क्या साइन 15 का वैल्यू जानते हो? नहीं जानते ना, तो इसलिए हमें इसे एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। तो एग्जामिनर ने बाय डिफॉल्ट उस फॉर्मूले को एक्सपैंड करवाना ही है, ठीक है ना। तो वो हम एक्सपैंड करेंगे साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी से। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ और डेल्टा एक्स के इस फॉर्मूले को मैंने अब एक्सपैंड करके लिखा साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। अब हम इसके अंदर सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। थिकनेस ये तो हमें 10 सेंटीमीटर दे ही रखी थी, इसका यूज हम बाद में लेंगे। साइन आई तो दिस बिकम साइन 45, कॉस आर कॉस 30 हो गया माइनस कॉस 45 एंड लास्ट में साइन 30, ओके, डिवाइडेड बाय कॉस 30। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 10 सेंटीमीटर साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब चेक करो 2 पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब ऊपर बचा हमारे पास 10 टाइम्स √3 - 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया √2 इंटू √3, ठीक है बच्चों। तो ये फुल एंड फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप आसान सा काम ये कर सकते हो, 2 आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को देख लेते हैं। ये वैल्यू फ्रिक्शन में भी मैं आपको बताऊंगा। 1/√2 का वैल्यू होता है 0.7 एंड 1/√3 का वैल्यू होता है 0.57। तो इनका यूज आप कर सकते हो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो डेल्टा एक्स आया था वो आया था 10/√2 और साथ में था √3 टाइम्स इधर √3 - 1। अब √3 की वैल्यू होगी 1.732, तो 10/√2 इंटू 1.732, तो ये हम तकरीबन 0.7 ले रहे हैं। 1/√3 को हम सिंप्लीफाई करके 0.57 कर लेते हैं, 1/√2 को हम 0.7 कर लेते हैं। तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.57 इंटू 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके फुल एंड फाइनल आंसर निकाल लो। तो अब वो सब कुछ डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसे आपने मैनेज करी है, क्या एग्जामिनर ने ऑप्शन रखा है। मेरा काम था इसके अंदर ये सिखाना कि अगर आर नहीं दे रखा तो आप आर निकालोगे, उसके बाद फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा साइन आई माइनस आर का फॉर्मूला। तो ये अब हमने खत्म किया इसका चैप्टर नंबर 3 ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एंड प्लेन सरफेस देखा। अब अगला चैप्टर रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम उस पर काम करके तब बढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। चलो, थैंक यू सो मच।